बच्चों आज हम लोग बात करते हैं आइए मोहन राकेश के बारे में, एक पंजाबी ऑथर जो हिंदी साहित्य में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। नाटककार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, ठीक? संपादन का कार्य भी उन्होंने किया और आज उनकी एक बहुत ही चर्चित कहानी मलबे का मालिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। मलबे का मालिक इस कहानी का मूल उद्देश्य मलबे से संबंधित है। मलबा क्या होता है? तो किसी भवन के टूट-फूट जाने के बाद उसके जो अवशेष बचे रहते हैं, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हुआ, लक्कड़ हुआ, ये सारी चीज़ें जली हुई, टूटी हुई, फूटी हुई जो अवशेष पड़े रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मलबा। भवन के गिरने के बाद, टूट जाने के बाद। तो यहाँ इस कहानी में मलबे के मालिक के ज़रिए लेखक मोहन राकेश हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मलबा तो मलबा है और उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। ख़ास करके जिस मलबे की बात हो रही है यहाँ, ये भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समय बहुत सारे मुसलमान भाई जो भारत में रहते थे, अमृतसर और लाहौर दोनों ही काफ़ी नज़दीक है। तो पाकिस्तान के जो मुसलमान जिन्हें बाद में पाकिस्तान जाना पड़ा, बहुत सारे मुसलमान हम तो एक ही थे हिंदू मुसलमान। तो जो मुसलमान लाहौर में रहते थे, उन्हें या तो यहाँ से भगा दिया गया ज़बरदस्ती और या तो वो डर के मारे भाग गए। वही हाल लाहौर में रह रहे पंजाबियों के साथ भी हुआ, जो अपने पंजाबी बिरादरी या भाई लोग थे, वो वहाँ रहते थे। उनको या तो वहाँ से मुसलमानों ने खदेड़ के भगा दिया या तो डर के मारे अपनी इज़्ज़त आबरू ज़िंदगी बचाने के लिए वो लोग वहाँ से यहाँ भाग आए। गदर में आपने ऐसा सीन देखा होगा। काफ़ी कत्लेआम दोनों ही देशों में दोनों तरफ हुआ जब देश विभाजन हुआ। तो ये कहानी एक मुसलमान गनी मियाँ की है, जो कि विभाजन से 6 महीने पहले अमृतसर में वो रहते थे और यहाँ उन्होंने घर बनाया था। अपने बेटे, अपनी बहू, नतनी इन सबको यहाँ छोड़कर 6 महीने पहले ही विभाजन के 6 महीने पहले ही लाहौर चले गए। और जब साढ़े 7 साल के बाद जब वो लाहौर से आते हैं भारत में हॉकी का मैच देखने के लिए, तो उनका आमना-सामना होता है अपने उस ज़मीन से जिस ज़मीन पर उन्होंने घर बनाया था, तो उसी के बारे में कहानी है। तो कहानी का उद्देश्य है कि मलबा अब मलबे में तब्दील हो गया है, वो सरकारी चीज़ है। उसके ऊपर किसी का भी हक नहीं होना चाहिए और ना तो भारतीय तरफ के लोगों का हक होना चाहिए और ना तो मुस्लिम तरफ के लोगों का जिन्होंने बनाया था। यानी कि अब वो सरकारी एक चीज़ हो चुकी है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। साढ़े 7 साल पहले साढ़े 7 साल के बाद वे लोग यानी कि वो मुसलमान लोग जो पहले यहाँ अमृतसर में रहते थे, अब वो लाहौर जा चुके थे, तो लाहौर से अमृतसर आए साढ़े 7 साल के बाद, हॉकी का मैच देखने आए थे। ये तो एक बहाना था। ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट किसमें था? बाज़ारों को फिर से देखना। साढ़े 7 साल पहले जिस रूप में छोड़ कर गए थे, अब वो जगह, वो गलियाँ, वो नुक्कड़ सब उनको पराये से लग रहे थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली यानी उनका ग्रुप मिल ही जाता था, सारे पंजाबियों को और सब लोग आँखों से देखते थे और वो मुसलमान लोग भी बड़ी आग्रह के साथ उन चीज़ों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर कोई साधारण शहर नहीं है, एक आकर्षण का केंद्र है। जैसे गाँव से कुछ लोग जब शहर आते हैं, तो शहर में ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें और रेस कोर्स के मैदान कुछ बड़े-बड़े भवन, उसको ध्यान से लोग चौंक कर देखते हैं, तो वो लोग भी चौंक कर देख रहे थे। तंग बाज़ारों में से गुज़रते हुए, वे एक-दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे और कह रहे थे जैसे कुछ उदाहरण याद दिया हुआ है जैसे, "देख फ़तेरीना, देख, मिस्री बाज़ार में तो अब मिस्री दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं यार। और उस नुक्कड़ पे वो जो नुक्कड़ दिख रहा है, वहाँ सुक्खी भटियारिन बैठती थी ना, सुक्खी बोलते हैं भई, ज़रूर कोई पंजाबी औरत रही होगी जिसका नाम सुखविंदर वग़ैरह रहा होगा, तो सुक्खी बोल दिया उसको। वहाँ सुक्खी भटियारिन का घर था ना, भट्ठी था, घर नहीं सॉरी भट्ठी। भट्ठी क्या होता है भई? तो चूल्हा-वूल्हा जहाँ जलता है, जहाँ पे रसोई किया जाता है या फिर भूजा वग़ैरह भुना जाता है, बालू गरम करके। वहाँ पान वाला बैठने लगा यार, देख चिराग दिन, सॉरी चिराग दिन नहीं, फ़तेह दिन। ये नमक मंडी देख लो यार, कैसा हो गया है। हम लोग के ज़माने में तो यहाँ एक से एक ललाइन क्या नमकीन रहती थी कि बस पूछो मत। ऐसी बातें कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक ठट्ठे की बात हो रही है। बहुत दिनों के बाद बाज़ारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ, तुर्रेदार क्या होता है? जैसे पगड़ी को बाँधने का एक तरीका होता है कि बाँध करके यहाँ से थोड़ा-सा निकाल दिया, वो तुर्रेदार हो गया। और तुर्की टोपियाँ नज़र आ रही थी। तुर्की टोपियाँ मतलब वो टोपियाँ जिसमें फर निकले हों, जैसे लग रहे हों कि हेयर है, नकली हेयर। कश्मीरी टोपी वग़ैरह होती है, जो अमीर किस्म के लोग होते हैं मुसलमान, वो सॉरी टोपियाँ जो है तुर्की टोपियाँ पहनते हैं। पीछे एक ऐसा लेस भी लटक रहा होता है। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या में लोग थे जिन्हें विभाजन के समय, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, विभाजन के समय में ही मजबूर होकर जाना पड़ा था। साढ़े 7 साल में ये जो हमारे देश में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को देखकर उनकी आँखें हैरानी से भर जाती थी। बहुत हैरान हो रहे थे भारत में आकर, लाहौर में आकर, कितना चेंजेज़।
अफ़सोस कभी घिर जाता था, कभी हैरानी तो कभी दुःख। दुःख जब होता था तो मुँह से आवाज़ निकल जाता था, वल्लाह, वल्लाह। ये देखो कटरा जयमल सिंह, कटरा क्या होता है जहाँ कपड़े वगैरह बुनाई होती है, ठीक है ना? कपड़े सूत काते जाते हैं। ये जयमल सिंह का कटरा कितना चौड़ा हो गया यार, देखो तो। कैसे हो गया इतना चौड़ा? क्या इस तरफ के सारे मकान जल गए? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, है ना? आसिफ अली की दुकान। अब यहाँ कोई मोची ने कब्ज़ा कर लिया यार। मोची ने कब्ज़ा, भाई कब्ज़ा ही तो था जब विभाजन हुआ, तो वहाँ से सारे मुसलमान जो उधर से सारे पंजाबी इधर आए और आकर मुसलमानों के घरों में कब्ज़ा कर लिए, उन्हें भगा दिए, खदेड़ लिए। जो बाहुबली थे, सब नहीं, जो बाहुबली थे, ताकतवर थे, गुंडे टाइप के थे, और जो मुसलमान इधर के गुंडे वाले थे वो वहाँ गए, तो वहाँ से सरदारों को, पंजाबियों को भगा करके और उनके घर पर कब्ज़ा ले लिया, जो गुंडे टाइप के थे, सारे मुसलमान नहीं। और कहीं-कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे रहे थे, बोले ये मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों को क्या सूझा कि भाई मस्जिद छोड़ दिया, यहाँ गुरुद्वारा क्यों नहीं बना दिया भाई? मतलब आपस में रोष पैदा हो रहा है उनका, गुस्सा भी आ रहा है, तो कह रहे हैं कि वल्ला यहाँ पे तो मस्जिद छूट कैसे गई? भाई जब सब तोड़ा तो ये मस्जिद भी तोड़ दिए होते, तोड़ के गुरुद्वारा बना लिए होते। जिस रास्ते में भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग बड़े हैरानी से, उत्सुकता से उनकी तरफ देखते। कुछ तो मुसलमानों को आते देखकर आशंकित हो जाते थे, डर जाते थे। भाई मुसलमान आ रहा है, साइड हो जा, साइड हो जा। ऐसा लग रहा था जैसे मुसलमान कोई आदमी नहीं है, भूत-प्रेत है। जबकि दूसरे कुछ कुछ लोग तो बगलगीर हो जाते थे ऐसे, जाओ, 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 ऐसे साइड हो गए, बगलगीर हो गए। कुछ बगलगीर गिर हो जाते थे, कुछ अजीबो-गरीब हरकत करते थे। ज़्यादातर जो पंजाबी थे वो इन आगंतुकों से सवाल पूछते थे। अ, जैसे आप कभी कोलकाता छोड़कर कहीं बाहर चले जाओगे तो कोलकाता में कोई इंसान मिलेगा तो आप पूछोगे ना, "क्यों भई, विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस अभी भी वैसे ही है? भीड़ लगती है वैसे ही?" ऐसा पूछोगे। ये लोग भी पूछते थे, "लाहौर का क्या हाल है? अनारकली जो है वो जगह, वहाँ क्या अभी पहले ऐसी रौनक होती है? सुना है सहालमी गेट के बाज़ार पूरा नया बन गया है। कृष्णनगर में तो कोई तब्दील नहीं हुई होगी। और वहाँ का रिश्वतपुरा क्या रिश्वत के पैसे से बना है क्या?" कुछ लोग मज़ाक, हँसी, ठट्ठा भी उड़ा रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का निकल गया, मतलब बुर्का हट गया, अब कोई लड़कियाँ बुर्का पहनती ही नहीं हैं। ठीक है क्या ये? आप लोग क्या कह रहे हैं भाई? मियाँ? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हज़ारों लोगों का सगा-संबंधी है। भाई क्यों ना हो? आप लोग 10th क्लास में चैप्टर पढ़े होंगे नमक, उसमें भी कुछ ऐसा ही थीम था। जिसका हाल जानने के लिए वो सारे उत्सुक थे। लाहौर से आए लोग उस दिन, दिन भर के लिए लाहौर मतलब अमृतसर में मेहमान थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं उस जगह की जहाँ से जुड़ी हुई है ये कहानी, बांसा बाज़ार, अमृतसर में ही है। वो उजड़ा-उजड़ा सा एक बाज़ार है। बहुत पहले, विभाजन के पहले बांसा बाज़ार में आग लग गई थी और यहाँ पर निचले तबके के लोग रहते थे। मतलब मुसलमानों में जो बहुत ही लो क्लास के लोग रहते थे, वो लोग रहते थे, मज़दूर मेहनत करने वाले। ज़्यादातर बाँसों और सहतीरों से, सहतीर क्या होता है भई? लट्ठ, बड़ा-बड़ा बाँस का लट्ठा, लट्ठे से बना हुआ था, वही दुकानें थी। सब उस आग में जल गई थी। एक-एक मुसलमानों के घरों के साथ कई घर आस-पास के भी जल गए, सारी बहुत भयानक आग थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर जल जाएगा और पूरे शहर को लपेटा में ले लिया था। खैर आग काबू में आ गई। मुसलमानों के एक-एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जल गए थे और जलकर सब राख हो गए, सब ढेर हो गए, मलबे में बदल गए। अब साढ़े 7 साल बाद उनमें कुछ इमारतें फिर से नई-नई बन गई, नई-नई इमारतें बन गई, मगर जगह-जगह मलबे का ढेर था। इधर भी मलबा, उधर भी मलबा, मलबा, मलबा चारों तरफ। और नई इमारतों के बीच में ये मलबे बड़े अजीब से दृश्य बना रहे थे। इधर बिल्डिंग, बीच में मलबा, बड़ा अजीब-सा दिखता था। बांसा बाज़ार में उस दिन भी चहल-पहल नहीं थी क्योंकि भई जहाँ सब कुछ जल गया हो, खत्म हो गया हो, वहाँ क्या चहल-पहल होगा? सब सन्नाटा था। ज़्यादातर लोग अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए, बहुत सारे तो शहीद हो गए। जो बचकर चले गए थे, अब उनको वापस आने का हिम्मत नहीं था कि अगर इंडिया गए, अपना ज़मीन ढूँढने, घर ढूँढने, तो वहाँ के जो सरदार होंगे ना, मार-मार के चमड़ी उधेड़ देंगे। डर के मारे नहीं आ रहे थे। सिर्फ़ एक दुबला-पतला बुड्ढा, अब कहानी शुरू हो रही है, यहाँ तक तो भूमिका थी। कहानी का बैकग्राउंड शुरुआत किया गया। एक बूढ़ा-सा था इंसान, दुबला-पतला सा, वीरान बाज़ार में आया, बांसा बाज़ार में आया और चहल-पहल तो थी नहीं। जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल-भुलैया में पड़ गया था, समझ नहीं आ रहा था। चश्मा बेचारा देख रहा है चारों तरफ।
बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुँचकर पैर उसके अंदर मुड़ने ही वाले थे, गली में घुसने ही वाले थे, फिर ठिठक कर रुक गया। पता नहीं सोच रहा था कि मैं सही गली में जा रहा हूँ या नहीं। विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि सब कुछ बदला-बदला सा था। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी-कीड़ा खेल रहे थे। कीड़ी-कीड़ा एक गेम गेम होता है, तुम लोग देखे होंगे। जो वो ईंट का थोड़ा-सा वो छोटा-सा प्लेट जैसा लेकर के फेंकते हैं और कित-कित करके ब्लॉक्स बना रहता है, स्क्वायर-स्क्वायर टाइप का, खेल रहे थे। और कुछ स्त्रियाँ थी जो आस-पास में ऊँची आवाज़ में चिल्ला रही थी और गालियाँ दे रही थी। गनी मियाँ, उसका नाम था गनी मियाँ, बुड्ढे का, मुसलमान का। उसने कहा, "सब कुछ बदल गया मगर बोलियाँ नहीं बदली।" ऐसा उस बूढ़े ने कहा। बूढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लेकर वहाँ थोड़ी देर तक खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे से बाहर आ रहे थे, मतलब घुटने पे पजामा जो था वो फटा हुआ था। गरीब आदमी था, बाहर निकल रहा था। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी घुटने से थोड़ा ऊपर तक शेरवानी लटक रहा था, जैसे लोग शादी-ब्याह में पहनते हैं ना शेरवानी, तो मुसलमान लोग अक्सर शेरवानी कपड़ा पसंद करते हैं, पहनते हैं। उस शेरवानी जैसे कोई ऑकेज़नली पहनते हैं वो लोग। उसमें 3-4 पैबंद लगे हुए थे। मतलब 3-4 जगहों पे शेरवानी फटी हुई थी और उस फटे हुए को ढकने के लिए पैबंद लगाए गए थे, चिपकाने के लिए। तभी गली के अंदर से बच्चा रोता हुआ बाहर आता है और जैसे ही बूढ़े ने उस बच्चे को देखा, बड़े दुलार से कहता है, "इधर आ बेटे, इधर आ, तुझे एक चिज्जी देंगे।" चिज्जी मतलब क्या होता है भई? एक सामान, एक अच्छा। बच्चे लोग अट्रैक्टेड होते हैं ऐसे इंसान के प्रति जो लोग उनको कुछ खाने-पीने को दें, कोई गिफ्ट दें। गला बच्ची ब वो जो बच्चा था वो रोता हुआ आ रहा था ज़ोर से। जैसे ही बूढ़े ने कहा चिज्जी देंगे, तुरंत चुप हो गया और गनी मियाँ यानी उस बूढ़े इंसान ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और ढूँढने लगा, लेकिन पता नहीं क्या ढूँढ रहा था वो, क्या चिज्जी रखा था। बच्चा एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर जब देखा कि बूढ़ा ज़्यादा देर लगा रहा है, अभी तक दिया नहीं, फिर होठ निकालना शुरू कर रहा है, बिसुक कर रोना शुरू कर देता है। होठ बिसूर कर रोने का मतलब फिर रोना शुरू कर दिया। तभी एक 16-17 साल की लड़की आती है वहाँ पे, गली के अंदर से दौड़ती हुई आती है और आकर बच्चे की बाँह पकड़ के ज़ोर से घसीटते हुए लेके चली जाती है। बच्चा रो रहा होता है और अपनी बाहें छुड़ा रहा होता है, बूढ़े की तरफ देखते हुए कि ये बूढ़ा बाबा हमें दादाजी हमें चिज्जी देने वाला है और ये हमको खींच के ले जा रही है। लड़की ने उसे उठा लिया, फिर थोड़ी देर आगे ले जाकर फिर गोद में उठा लिया और जल्दी से उसके मुँह को चूमने लगी। मेरा बच्चा, ऐसे चूमने लगी और फिर बोलने लगती है, चुप कर कसम खाने।" कसम खाने एक गाली है। कसम बोलते हैं उर्दू शब्द में भई अपने पति को। तो कसम खाने मतलब मेरे पति को खा जाने वाला, चुप कर। रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ ले जाएगा। कह रही हूँ चुप। वो औरत कहती है, वो लड़की कहती है, 16-17 साल की लड़की। कितना ज़्यादा द्वेष, कितनी नफ़रत की भावना थी सॉरी अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद, भारत और पाकिस्तान के बँटवारे के बाद। बुड्ढा मुसलमान बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था, एक्चुअली में कोई चीज़ ही नहीं था, पैसा था, निकाल के देने वाला था। वो पैसे को वापस रख लिया जेब में। फिर टोपी उतार के थोड़ा सिर खुजलाया, फिर टोपी को बगल में ऐसे दबा लिया। गला उसका सूख रहा था, घुटने भी काँप रहे थे, साढ़े 7 साल के बाद आया था, कोई कोई वहाँ खाना-पानी थोड़ी ना पूछेगा, कौन उसे पहचानता है। गली के बाहर एक बंद दुकान, उसी का दुकान के सामने एक तख्ता, चौकी रखा हुआ था लकड़ी का, उसी का सहारा लेकर खड़ा रहा, फिर टोपी को सिर पे लगा लिया। गली के सामने जहाँ पहले ऊँचे-ऊँचे शहतीर लठ वगैरह खड़े रखे रहते थे बेचने के लिए, अब वहाँ पर ऊँची-सी बिल्डिंग बन गई थी। बगल में बिजली के खंभे के ऊपर एक बाज, एक चील, चील जानते हो ना? बाज, वो बैठा हुआ था और एकदम जड़ होकर बैठा हुआ था, काफ़ी तेज़ धूप थी। नवयुवक तभी उस गली के अंदर एक नवयुवक आ रहा था, एक नौजवान लड़का, हाथ में चाबी लेकर ऐसे-ऐसे करते हुए आ रहा था। ला 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 ऐसे करते हुए आ रहा है। तभी बुड्ढे को वहाँ देखकर वह पूछा, "कहिए मियाँ जी, किसे ढूँढ रहे हैं? किसके लिए खड़े हैं आप?" बूढ़ा मुसलमान छाती और बाहों में थोड़ी हल्की-सी कँपकँपी लग गई। बूढ़ा है ना, कमज़ोर है, डर रहा था कहीं कोई मुझे मार ना दे। इतनी हिंसा है, इतनी नफ़रत है लोगों में, कहीं मार ना दे। कँपकँपी-सी आ गई, होठों पर ज़बान उसने फेरा, होठ उसके सूख गए थे, पपड़ी हो गए थे। उसने ज़बान फेरा, ऐसे किया, थोड़ा गीला किया। फिर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, "बेटा तुम्हारा नाम मनोरी है ना?" साढ़े 7 साल पहले तभी वो नवयुवक जैसे ही अपना नाम सुना, चाबी जो ऐसे घुमा रहा था, रोक लिया, हैरान हो गया। "आप मेरा नाम कैसे जानते हैं?" बूढ़े ने कहा, "साढ़े 7 साल पहले तू इतना छोटा-सा था।" मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था बुड्ढा। "साढ़े 7 साल पहले तू इतना सा था।" तभी न मनोरी ने कहा, "अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं क्या आज?" उसने कहा, "हाँ बेटा।"
मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था, तुम लोगों के लिए कपड़े सिला करता था। तक़सीम से 6 महीने पहले, तक़सीम मतलब विभाजन, भारत-पाकिस्तान के विभाजन के 6 महीने पहले मैंने नया मकान बनवाया था और मकान में रहने का सुख भी नहीं भोग पाया और पाकिस्तान चला गया। और वहाँ जाकर पता चला कि मेरा बेटा, बेटे की पत्नी, उसके बच्चियों को मार डाला गया यहाँ पर। तब मनोरी ने पहचान लिया, ओह! गनी मियाँ! हाँ बेटे, तुम लोगों का गनी मियाँ। चिराग और उसके बीवी-बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते। सोचा एक बार मकान को देख लूँ। बुड्ढे ने टोपी फिर से उतारा और सिर फिर से खुजलाने लगा और आँसू बह रहे थे, उनको रोकने लगा। चिराग और उसकी पत्नी तो अब नहीं मिलेंगे। सोचा थोड़ा ज़मीन को ही देख लूँ, मेरा घर देख लूँ कैसा है। ओह! तो मनोरी ने कहा, तुम शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे, है ना? विभाजन से भी पहले। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी। हाँ बेटे, ये मेरी बदनसीबी थी। अकेला पहले निकल कर चला गया, यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। ये कहते हुए उसके मन में एक एहसास हुआ, मैं भी मतलब मेरे बेटे और मेरे बहू और मेरे बच्चों के साथ, मतलब मेरे नतनी लोगों के साथ मैं भी मारा गया होता। लेकिन जब ये बात वो कह रहा था ना, तो उसके मन में ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू बगल में खड़ा है। मनोरी हिंदू था, सिख था। बोल रहा है ये अगर इसको बोलेंगे कि अगर मैं उस टाइम में रहा होता तो मेरे बेटे और मेरे बहू के साथ हमको भी मार दिया होता, तो शायद इसे बुरा लग जाएगा। इसीलिए बोलने जा रहा था, लेकिन बात को मुँह में रोक लिया, आँखों से आँसू बहने लगे। छोड़ो गनी मियाँ, मनोरी ने कहा, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाँह अपने हाथ में ले ली और कहा, आओ तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देता हूँ। गली में खबर बड़ी तेज़ी से फैल गई। एक मुसलमान खड़ा है बाहर, रामदास जी के लड़के को उठाने जा रहा था। मतलब क्या जोरदार बातें चल रही थी। अरे उसकी बहन पहुँच गई, जानती हो सखी, बहन पहुँच गई, पकड़ लाई बच्चे को, नहीं तो मुसलमान बच्चे को उठा ले गया होता। ऐसी बातें चल रही हैं। सारी स्त्रियों में बातचीत चल रही थी। अब जितनी स्त्रियाँ जो बैठी थी ना बाहर अपने-अपने घर के सामने पीढ़ा लगा-लगा के बैठ के बातें कर रही थी। सब चुगलखोरी कर रही थी, बैठ के बातें कर रही थी। जैसे ही पता चला मुसलमान आया, सब अपना-अपना पीढ़ा लेके जल्दी से घर में भाग गया। तो गली में सिर्फ़ एक फेरी वाला रह गया था बस, और रखा पहलवान कुएँ के पास पीपल के नीचे एकदम फैल के ऐसे लेटा हुआ था, आराम से। पहलवान था ना, लेटा हुआ था, उसको क्या किसी से डर। घरों की खिड़कियों में से, किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे झाँक रहे थे। किवाड़-विवाड़ सब बंद कर दिया, किवाड़ में से ऐसे देख रहा है लोग, खिड़कियों में से लोग देख रहे हैं। कहाँ है वो बूढ़ा मुसलमान? चला गया कि अभी भी है गली में? चहमे-गोइयाँ शुरू हो गई। चहमे-गोइयाँ मतलब हलचल, बातों का आदान-प्रदान शुरू हो गया। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। उसकी सारी दाढ़ी के बाल पक गए थे, लेकिन सब लोगों ने उसको पहचान लिया था। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया, मलबे का ढेर था। इशारा करके बोला, देखो मनोरी, वो रहा तुम्हारा घर। इशारा किया। घनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी-फटी आँखों से उस तरफ देखता रहा, ठिठक गया। हाँ? हाँ, कौन, मेरा घर कहाँ है? और ऐसे-ऐसे काँपते हुए देख रहा है। ये? ये मेरा घर है? ऐसे काँप रहा है, हिलते हुए। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को जो उसने बनवाया था, उसको इस शक्ल के रूप में देखकर उसको झुरझुरी पैदा हुई बॉडी में। डर सा लग गया। इसके लिए वह तैयार नहीं था कि ऐसे रूप में देखेगा। उसकी ज़ुबान पहले से और सूख गई, घुटने के और ज़्यादा काँपने लगे उसके घुटने। कह रहा है, विश्वास नहीं हो रहा था उसको, अविश्वास के स्वर में पूछ रहा है, "ये मलबा मेरा घर है? ये?" ऐसे बोल रहा है, रोते हुए, काँपते हुए। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा, उसकी बाँह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, मतलब शांत स्वर में उसने उत्तर दिया, "तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था मनोरी।" जल गया था मतलब ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मेरे घर में लोगों ने आग भी लगा दिया। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुँच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें अब जहाँ टूटी और जली हुई ईंटें, जहाँ-तहाँ दीवारों से ईंटें झाँक रही थी, ज़मीन के अंदर से ईंटें झाँक रही थी। झाँकने का मतलब ईंट निकल गया था दीवार के बाहर। अब सीमेंट-विमेंट कुछ था नहीं, सब ईंट निकल गया था। केवल जले हुए दरवाजे का एक चौखट न जाने कैसे बच गया, और लोहा लक्कड़ तो न जाने कब का चोरी हो गया था। और 2 जली हुई अलमारियाँ भी थी, जिसके ऊपर सफ़ेद-सफ़ेद, पहले तो कालिख लगी थी, फिर सफ़ेदी की हल्की-हल्की छाप उभर रही थी। मलबे के पास से देखकर गनी ने कहा, "यही बाकी रह गया है? यही बाकी रह गया है मेरे घर में?" रोते हुए। उसके घुटने एकदम जवाब दे दिए, हिलने लगा था पूरा घुटना। वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर, चौखट को ऐसे पकड़ लेता है बाहों में और अपना सिर को चौखट से सटा लेता है।
और मुँह से बिलक-बिलक कर आवाज़ निकालने लगता है, ऐसे पकड़ के, हाय ओए चिरागुद्दीन, हाय चिरागुद्दीना, ऐसे रो रहा है, चौखट पकड़ के। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह से भुरभुरी हो गई थी, मतलब लकड़ी एकदम सड़ गई थी, नरम हो गई थी, छूने से या प्रेशर देने से भुरभुरा कर टूट गया था, फट गया था। गनी मियाँ ने अपने सिर को झुकाया था, तो अब उस लकड़ी का जो रेशा वगैरह था, फाइबर, वो गनी मियाँ के टोपी में, सिर पे, बालों में लग गया। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी निकल कर बाहर आ गया, जो गनी के पैर से 6-8 इंच की दूरी पर ईंट को, मतलब ईंटों की पटरी पर इधर-उधर सरसराने लगा। वो जो ईंट वगैरह थे ना, उन्हीं पर सरसरा कर भागने लगा वो केंचुआ। छिपने के लिए सुराख ढूँढता था, सुराख मतलब कोई बिल, दीवार में या ज़मीन में बिल ढूँढ रहा था कि उसके अंदर घुस जाएँ। ज़रा-सा सिर उठाता था, पर कोई जगह न पाकर एक बार सिर फटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। मतलब ऐसे रेंगते हुए आ रहा है, मान लो, अब यहाँ आकर रास्ता उसका रुक गया, तो फिर ऐसे जाने लगता था। फिर यहाँ कुछ अगर आ गया, रास्ता रुक गया, तो फिर ऐसे आने लगता था। जहाँ रास्ता रुकेगा फिर वहाँ से आगे बढ़ेगा, ऐसे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकंड पार्ट पहले ही बन चुका है, आप देख लीजिएगा उसको, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा जल्दी से जल्दी 1000 के लेवल में ले आइए, 800 तक आ चुका है। थैंक यू वेरी मच।